प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके किरचॉफ का नियम एवं वैद्युत परिपथ के चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें इतने एम्पीयर की धारा बहती है, और जब प्रतिरोध को घटाकर इतना कर दिया जाए तो उतने एम्पीयर की धारा हो जाती है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। सबसे पहले दिए गए मानों को हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद किरचॉफ के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या मान दिए गए। जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को हम लिखते हैं कैपिटल आर, इसका मान कितना दिया गया है 45 ओम, बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा का मान है I बराबर 0.3 एम्पियर। यदि आप प्रश्न पर कंसंट्रेट कर पा रहे हो तो स्थितियां इसमें दो हैं। पहले तो रेजिस्टेंस और धारा, जब प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम है, यानी ये पहली स्थिति है, ये R1 है तो ये I1 हो गया। फिर आगे दिया है जब प्रतिरोध को घटाकर 25 ओम कर दिया जाए, दूसरी स्थिति में रेजिस्टेंस का मान है 25 ओम कर दिया जाए तो धारा बढ़कर यानी I2 का मान हो जाता है 0.5 एम्पियर। स्थितियां प्रश्न में दो दी गई हैं। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E का मान, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान, ये दो मान हमसे पूछे गए हैं। फिर से सुन लीजिए, जो मान हमें इस कॉन्सेप्ट में दिए गए वो ये है। दो स्थितियां दी गई हैं। जब 45 ओम का प्रतिरोध है तो धारा 0.3 है, और जब 25 ओम का प्रतिरोध है तो धारा 0.5 है। अब हम हल करते समय कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखते हैं कि हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें I, R, E, R सब आता हो, यानी स्मॉल r भी आती हो और कैपिटल R भी आती हो। उम्मीद करते हैं कि आपको अंतर पता होगा कैपिटल R और स्मॉल r में अंतर क्या होता है। तो जानकारी के लिए संक्षेप में बता देना चाहते हैं, कैपिटल R का मतलब होता है बाह्य प्रतिरोध से या मुख्य प्रतिरोध से या कुल प्रतिरोध से, वहीं स्मॉल r का मतलब होता है ना के बराबर प्रतिरोध, जो बैटरी की सेलों के प्लेट में भरे हुए लिक्विड जो होता है, जो कि जिसको हम वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं, जो एक रासायनिक यानी केमिकल होता है, वो उसमें जो ऊर्जा की खपत होती है उसको ही हम जानते हैं जिस नाम से उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सरल भाषा में बैटरी की दोनों प्लेटों के बीच में व्यय होने वाला प्रतिरोध ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फाइनली एक ऐसा फार्मूला हम तलाशते हैं। एक ऐसा फार्मूला मेरे पास एक ये है, I बराबर E/R+R। लेकिन इनमें से सुटेबल कौन सा है देखते हैं। एक फार्मूला मेरे पास है V बराबर E-IR, लेकिन इस वाले ऊपर वाले फार्मूले में एक प्रॉब्लम लग रही कि V का मान नहीं है, V का मान नहीं है और स्मॉल r भी फरार है ना। तो हमें लगता है नीचे वाला ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें E का मान निकालना है और इस R का निकालना है, और I और R का दिया गया है, तो हमें नीचे वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे नॉर्मली वी नो दैट I इक्वल होता है E/R+R। अब वैल्यू पुटअप करो। पहली स्थिति पहले लगाते हैं। I का मान कितना दिया गया है पहली स्थिति में? भाई देखो, जब पहली स्थिति इसी से बनाएंगे, I क्या होगा I1, तो E हमारा खामोश रहेगा। इस R की जगह क्या होगा, स्मॉल r की जगह R ही रहेगा, कैपिटल R की जगह R1 हो जाएगा, क्योंकि दो मान कांस्टेंट है और दो बदल रहे हैं। जब प्रतिरोध बदलता है तो धारा बदल रही है। तो ये स्मॉल r और वैद्युत वाहक बल ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों का मान रखो। I1 का मान कितना होगा 0.3 बराबर E/R+R1। इस R का मान भी हमें ज्ञात करना है और इस R1 का मान हमें दिया गया है 45। इतने में हम उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम यहाँ से E का मान निकालेंगे, ये वैल्यू जो हमारी डिवाइड में लिखी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी 0.3 R+45 और इक्वल में क्या है E। इसको हम इंटरचेंज करके लिखना चाहें, पलट के लिख सकते हैं, घुमा के लिख सकते हैं। E बराबर 0.3 R+45 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैथ की फॉर्मेट जो मान दिए गए थे वो हमने लिखे। I बराबर ये सूत्र होता है, जिसके मान पता थे हमने रखे, और फाइनली E बराबर जो निकल के आया उसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी स्थिति यहीं से फॉलो करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार
फिर से वही बात, फॉर्मूला वही रहेगा, I बराबर E अपॉन R प्लस R। लेकिन जब स्थिति दूसरी है, I2 होगा, तो E और ये स्मॉल r वैसा ही रहेगा, कैपिटल R क्या हो जाएगा R2। मान रखो I2 का मान कितना है 0.5, कैपिटल E का मान पता नहीं, स्मॉल r से बोलेंगे नहीं और कैपिटल R2 को छोड़ेंगे नहीं। कैपिटल R2 का मान कितना हो गया 25। ये डिवाइड वाली जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 0.5 इंटू R प्लस 25 इक्वल कैपिटल E। इसे इंटरचेंज करके लिखेंगे, कैपिटल E बराबर 0.5 इंटू R प्लस 25। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यानी हमारे पास पहली स्थिति हल करके विद्युत वाहक बल ये आ गया, दूसरी स्थिति हल करके विद्युत वाहक बल ये आ गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। दोनों को देखने पर आपको भी दिख गए होंगे, हमें भी दिख गए। जगह की थोड़ी कमी है इसलिए ऐसे कर लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की हम क्या करने वाले हैं, तुलना, जिसमें LHS LHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि RHS RHS के बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो करवाओ तुलना। इसका RHS उठाओ 0.3 R प्लस 45 बराबर, इसका RHS उठाओ 0 प्लस 5 R प्लस 25। हल कर लो इसको, इसके दशमलव से इसका दशमलव कट जाएगा, तो 3 इंटू R प्लस 45 बराबर 5 इंटू R प्लस 25। हल करें, इसमें 3 का गुणा करो, 3R, 5 तिया 15 की 5 हासिल, 1 4 तिया 12 और 1 13, 5R 25 में करेंगे 5 का तो 125। हल कर लो, R वाले एक साइड कर लो, बाकी नॉर्मल नंबर एक साइड कर लो। तो बेटा ये 3R को उधर भेज दो और 125 को इधर ले आओ। 135 माइनस 125 बराबर 5R माइनस 3R। 125 में से 135 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 बराबर 5R से 3R चले गए, कितने बचे 2R। तो 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा बराबर R 2 पंचे 5 बराबर R बराबर 5। इसका बेटा प्रतिरोध आ गया 5 ओम। एक बात याद रखना, ये मत कहना कि सर हमें कोई ट्रिक बताया करो, ट्रिक से ज़्यादा बेटर होगा। ट्रिक ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, आपको कैलकुलेशन करने के लिए आती है। तो शॉर्ट फंडा अपनाने से कोई आपको बेसिकली लाभ नहीं होगा। अब यहाँ से हम इस R का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, आंसर एक ही आएगा। लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो चाहे जिसमें रख दो, इसमें रखते तो इसमें, चाहे आंसर एक ही आना है। तो कैपिटल E का मान बराबर हो जाएगा। एक्चुअली हम R का मान रख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें E का मान और निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध निकल आया, विद्युत वाहक बल और चाहिए 0.3। इस R का मान हमें पता चल गया है 5 प्लस 45। हल करो, 0.3 45 और 5 50। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 3/10 गुणे 50, 10 पना 50, E बराबर 3 गुणे 5, फाइनली आ गया 15। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि चित्रानुसार निर्गत धारा के अज्ञात धारा का मान ज्ञात करो। यानी निर्गत धारा में अज्ञात धारा जो है उस अननोन करंट को फाइंड आउट करना है। इस अननोन करंट को हम मेंशन कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू I एंड द वायर नंबर 6 है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं I6। फिर से समझ लीजिए, उपर्युक्त चित्र में दिखने वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है, ये किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित कॉन्सेप्ट है। आपने किरचॉफ के पहले नियम को पढ़ा है, जिसको हम संधि नियम के नाम से जानते हैं, जो कि आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। और इस नियम की एक विशेषता है जिसको हम धारा के नियम नाम से भी जानते हैं। और विशेषता यह है, आपको हमने वहाँ डिटेल में बताया था कि किरचॉफ का प्रथम नियम जटिल वैद्युत परिपथों में तुल्य धारा के संयोजन या अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी परिपथ में धारा का व्यय ना होना दिखाता है। अर्थात किसी भी परिपथ में धारा का ह्रास नहीं होता, धारा का लॉस नहीं होता, भले ही वायर 100-200 हो जाए। और यह किरचॉफ का पहला नियम यह कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से लेते हैं। ऐसे करके हमने कॉन्सेप्ट बताई थी। अब कहोगे सर हम कैसे समझे कौन आने वाली धारा कौन जाने
वाली धारा, तो जो मूल बिंदु की ओर आ रही है वो प्लस में और जो दूर जा रही है वो माइनस में। दूसरे तरीका एक ये है कि आने वाली धारा का मान हम कर सकते हैं जाने वाली धारा के मान के बराबर। देखो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 वायर दिखाई दे रहे हैं। पहले वायर में जो धारा है वो 4 एम्पियर, दूसरे में वो भी 4, तीसरे में 3 एम्पियर, चौथे में 4 एम्पियर, पांचवें वाले में जो धारा है वो दूर जा रही है लेकिन कितनी है, 7 एम्पियर। यानी मूल बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और मूल बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। या तो ये तरीका नंबर लगा दो या ये लगा दो, आने वाली धारा का मान बराबर जाने वाली धारा का मान। चलो ध्यान दो, सबसे पहले इज्जत से दिए गए मान लिख लेते हैं। Now be concentrate, listen carefully. What I want to say you as like the concept is has been shows the situation. ये पहला वायर है तो यहाँ पे बेटा जो I1 का मान है वो कितना है, 4 एम्पियर। I2 का मान कितना है, फिर से 4 एम्पियर। I3 का मान कितना है, फिर से 3 एम्पियर। I4 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। I5 की वैल्यू कितनी है, 7 एम्पियर। I6 की वैल्यू कितनी है, पता नहीं। लिसन केयरफुली, I6 की वैल्यू कितनी है, पता नहीं। इसी का मान निकालना है। साफ लिखा है निर्गत यानी बाहर निकलने वाली धारा में अज्ञात धारा का मान निकालना है। तो बेटा आप सिचुएशन फॉलो कर लो। 1 2 3 4 में इस बिंदु की ओर धारा आ रही है और 2 में दूर जा रही है, तो बेसिक रूल लगा दो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, या फिर आप कह सकते हो किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस बेसिक फॉर्मेट याद रखो, चाहे कुछ भी, यानी इस हिंदी में लिख सकते हैं आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बात एक ही बेटा, बस रूप अलग अलग दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 I2 I3 I4 आने वाली धारा है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर हो जाएगा जाने वाली धारा I5 प्लस I6। मान रखो I1 का मान 4 प्लस 4 मात्रक नहीं लिखते हैं, फिर 3 प्लस 7 है ना भाई। I4 का मान कितना है, 4 बराबर I5 का मान 7, I6 फरार है। 4 4 8 3 11 4 15 बराबर 7 प्लस I6, 7 इधर ले आओ, 15 माइनस 7 बराबर I6, 15 में से 7 गया 8 I6। फाइनली I6 का मान आ गया 8। यानी सरल भाषा में ये भी अगर कैलकुलेशन से पता किया तो ये 8 एम्पियर आ गया। यानी आने वाली धारा 15 है और जाने वाली भी 15 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अगर हम इसको इस तरह से ना लगाते तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, जिसमें कैलकुलेशन की एक बेसिक प्रोसेस को लेके चलते। आने वाली धारा प्लस में तो प्लस 4 ध्यान से, प्लस 3 प्लस 4, और बेटा फिर ये वाली धारा कितनी होगी, -7 प्लस, हाँ नहीं -8 नहीं, माइनस I6 इक्वल में क्या होगा, 0। ये वाले कॉन्सेप्ट अगर रूप बदल के लगाते तो ये होता है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक ले ली, क्योंकि अब कहोगे I6 का मान निकल आया। अरे हम ये दूसरा तरीका बता रहे हैं लगाने का। अभी I6 फिर से फरार है। अब हल करो, 4 3 7 4 11 4 15, 15 माइनस 7 माइनस I6 बराबर 0। 15 में से 7 गया, 8 माइनस I6 बराबर 0। 8 उधर भेज दो, माइनस I6 बराबर 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दो, I6 बराबर आ गया देखो 8, और वही हमें चाहिए था, I6 बराबर 8। इसकी मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा एम्पियर। एक ही बात है, बस चाहे ये वाला तरीका अपनाओ या ये वाला अपनाओ। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ के द्वितीय नियम को आपको बंद पास का नियम या पास नियम या आपने अन्य कई नियम से इस नाम से सुना होगा, जिसको हम बंद पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यह सिर्फ क्लोज सर्किट में कार्य करता है। इस नियम को हम वोल्टा नियम नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमें बताता है कि किसी सेल से प्राप्त धारा उस सेल से निर्गत धारा के मान के बराबर होती है। अर्थात इसके संबंध में आपको हमने इसकी डेफिनेशन को भी बहुत डिटेल में डिफाइन किया था। किसी बंद पास की सीमा के अनुदेश आपको इसकी कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिफाइन की थी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं।
चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले एक मेरे पास बंद पास है ABCDA, इसमें हम किसका मान ज्ञात करेंगे? इस बंद पास के अंतर्गत हमें विद्युत वाहक बल का मान निकालना है जो कि अननोन है। तो सबसे पहले दिए गए मान लिख लेते हैं। यहाँ से प्राप्त धारा कितनी है? I बराबर 2 एम्पियर। यहाँ से प्राप्त प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। फाइंड क्या करना है? विद्युत वाहक बल। अब हम लिखेंगे प्रथम बंद पास, नाम क्या है? ABCDA में आपने बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में जुड़े सभी सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम परिभाषा के अनुसार सिचुएशन लगाएंगे। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का मान, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का मान उस परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम इस सिचुएशन में यहाँ पे बेटा जो ABCDA बंद पास है, इसमें केवल और केवल मेरे पास जो धारा है वो इतनी है, एक ही सेल जुड़ा है और एक ही प्रतिरोध है। ये छोटी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बड़ी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। यानी सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के। I का मान कितना है? 2। R का मान कितना है? 8। E का मान फाइंड आउट करना है। 8 दूनी 16। E का मतलब विद्युत वाहक बल और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एम्पियर। सॉरी 8 दूनी 16 बराबर E। इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे E बराबर 16। ये बेटा विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख दिया प्रथम, बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन सिचुएशन को डिमांड करते हुए हमने इसमें 2 बंद पास की सिचुएशन को डेवलप किया है, जिसमें हमें दोनों बंद पास में E2 का मान फाइंड आउट करना है। पहली सिचुएशन प्रथम बंद पास के लिए लगेगी और दूसरी सिचुएशन द्वितीय बंद पास के लिए लगेगी। सभी लोग कंसंट्रेट करके सुन लीजिए। इसमें जो प्रथम बंद पास की श्रेणी में आ रहा है वो ये है और द्वितीय बंद पास की श्रेणी में आएगा वो ये है। इसमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इस तरह से। जी हाँ, देख लीजिए, ये इसमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन होगी। अगर हम बंद पास की बात करते हैं तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा बंद पास का नाम। जैसे यहाँ पे ABCD और D से फिर चलना पड़ेगा A, तभी बंद पास होगा, यानी सर्किट कंप्लीट होगा। ABCDA लिखेंगे। प्रथम स्थिति में वो डेवलप करेंगे लास्ट में। प्रथम स्थिति में बंद पास ABCDA से बेटा यहाँ किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार, जिसको हम बंद पास का नियम या पास नियम या वोल्टा नियम नाम से जानते हैं, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। आपको हमने रूल बताया था, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो हम धारा की दिशा में चलते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो सारे मान प्लस में, और जब हम सेल के लिए माइनस से प्लस चलेंगे तो सेल का मान हमारा प्लस में लिया जाएगा। सिचुएशन को याद रखना पड़ेगा। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इधर की ओर चल रहे हैं। देखो A से B आए, धारा भी इधर ही चल रही है। तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल कैसा होगा? धनात्मक। 4 और 5 का गुणन, यानी कि 4 गुणे 5, लेकिन इन दोनों का मल्टीपल होगा प्लस में। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? ये वाली धारा और ये वाला प्रतिरोध, लेकिन धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं। देखो ना, ABCD, C से D जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है। तो 3 और 6 का जो गुणन होगा वो माइनस में, -3 गुणे 6। देखते रहो कंसंट्रेट करके। इसका मान बराबर होगा सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। इसमें एक विद्युत वाहक बल यहाँ जुड़ा और इस पास में एक और जुड़ा, 2 जुड़े इस वाले में। तो यहाँ और यहाँ का मान कौन प्लस में होगा, कौन सा माइनस में? जब हम माइनस से प्लस चलते हैं तो मान लिया जाता है प्लस में, और जब हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर चलेंगे तो मान लिया जाएगा माइनस में। सरलता से याद रखो। अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस में और विपरीत चलेंगे तो माइनस, बस सीधी बात याद रखो। तो धारा इधर है और हम भी चल रहे हैं इधर ही, तो ये 4 वोल्ट किसका लिया जाएगा? प्लस का। फिर हम किधर जा रहे हैं? इधर,
धारा किधर जा रही है, इधर, तो E2 का मान किसका होगा, माइनस का। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 चौको 20 माइनस 6 तिया 18 बराबर 4 माइनस E2, और 20 में से 18 घटाओ 2 बराबर 4 माइनस E2। 4 को इधर ले आओ तो 2 माइनस 4 बराबर माइनस E2। 2 में से 4 गया, माइनस 2 बराबर माइनस E2। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बराबर आ गया E2, और फाइनली कह सकते हैं E2 बराबर 2। जो मान दिए गए थे वो हमने रखे। कैसे रखे, लाला का क्वेश्चन है, मान कैसे रखे। सूत्र ये होता है बेटा, IR यानी पहली स्थिति में I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ये सूत्र है। पहली वाले में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस दूसरी स्थिति में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होगा पहला विद्युत वाहक बल माइनस दूसरा विद्युत वाहक बल। क्लियर। अब सेम बेटा हम दूसरे बंद पास में लगाएंगे। D के बाद इसको E मान लो, इसको F मान लो, तो यहाँ से सर्किट शुरू करते हैं। D C E F D लिखेंगे। दूसरे बंद पास D C E F D में फिर से किरचॉफ का नियम लगाना है। लेकिन सुनो, अब ऊपर वाले सर्किट से हमें मतलब नहीं, यहाँ से ऊपर का हिस्सा खत्म, लेकिन नीचे हिस्सा है तो धारा तो ऊपरी वाली भी आ रही है और नीचे वाली भी आ रही है। यहाँ पे धारा मिल जाएगी, 5 और 3 मिलके कुल धारा कितनी हो जाएगी बेटा, 8 एम्पियर। लेकिन अब इस वाले सर्किट में केवल एक बैटरी जुड़ी है। कितनी जुड़ी है, एक। अच्छा चलो शुरू करो। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी सूत्र फिर से वही लगा सकते हैं, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। लेकिन यहाँ बेटा एक ही बैटरी है तो केवल हम E2 लिखेंगे, E1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल तो 3 गुणे 6 माइनस I2 R2 8 गुणे 8, ये मान किसके बराबर होगा, दूसरे विद्युत वाहक बल के। इसका ही तो मान ज्ञात करना है। 6 तिया 18 माइनस 8 8 64 बराबर E2। 64 में से 18 घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46 किसके बराबर होगा, E2 के, वो भी माइनस का। तो इसको हम फाइनली विद्युत वाहक बल है, एनर्जी है, सेल की एनर्जी है, इसको हम बेटा हम लिख सकते हैं केवल 46, और यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट के साथ ही साथ हम यही क्लास को अभी समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम आपसे एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। और इससे संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ तक यदि अंत तक आपने वीडियो देखा है तो कमेंट करके अपनी प्रेजेंटी लगा के जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।